लिया है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जारी किया इसको लेकर आदेश। ये बड़ी खबर आज इस वक्त सामने आ रही है। अमीन खान, क्योंकि इससे पहले पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था, लेकिन अभी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि उनका निष्कासन जो है वो वापस ले लिया गया है। अरबाज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। अरबाज, बड़ी खबर है, अमीन खान की घर वापसी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनका जो रवैया था उसे लेकर के गहरी नाराजगी थी, शिकायत भी हुई थी। इसके बाद में पार्टी से निष्कासन हुआ था, लेकिन जो लंबे समय से उनकी कांग्रेस की सेवाएं रही, कार्यकाल रहा, सारी चीजों की बात को लेकर के काफी कोशिशें की जा रही थी इनके पूरे गुट की तरफ से। और आज आखिरकार जो प्रदेश प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनके लेटर हेड से ये पत्र जारी होने के बाद में उनकी वापसी हुई है। और एक बड़ा संदेश एक तरह से ये माना जाना चाहिए कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस सीधे तौर पर घर वापसी के लिए नकारती रही है, लेकिन आज इस घर वापसी से उन तमाम नेताओं की घर वापसी का एक तरह से रास्ता खुला जो लोकसभा चुनाव में पार्टी को एक तरह से छोड़ करके चले गए थे और काफी लंबे समय से पार्टी के साथ में थे। अमीन खान मंत्री रहे हैं, काफी कद्दावर नेता रहे हैं, इंदिरा गांधी के समय के एक तरह से नेता रहे हैं, तब से लेकर के लगातार कई बार पार्टी को उन्होंने जीत दिलाई है अपने इलाके में। आज उनकी वापसी हुई है और आदेश अब जारी हो गए हैं, तो एक तरह से बड़ा अपडेट है राजस्थान की सियासत में। जिन लोगों को कांग्रेस ने एक तरह से बाहर कर दिया था, उन्हें वापस लेना भी अब शुरू कर दिया है। लेकिन इस वापसी के पीछे की वजह क्या माने? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है जो आपने सवाल पूछा है कि घर वापसी की वजह और कारण, इन तीनों चीजों को अगर गौर से देखा जाए तो आप अगर देखेंगे कि जो रंधावा का आदेश है उसमें स्पष्ट तौर पर ये लिखा गया है कि जिस तरह से इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है पार्टी के अंदर और लगातार इनकी तरफ से जो रिक्वेस्ट आई है उनको बातचीत की गई है, इनमें इनके लगातार जो एक तरह से समर्पण भाव रहा है। 85 साल से ज्यादा की उम्र है, ऐसे में पूरी जिंदगी कांग्रेस की सेवा करने के बाद में अगर उन्हें पार्टी अलग थलग छोड़ देती तो एक गलत मैसेज जाता। तो उन्होंने जो दो लोगों की जो है एक तरह से जिनकी पहले शिकायत दी थी, फिर उनकी रिकमेंडेशन के बाद में ही उनको वापस लिया है, जिसमें उमेदराम बेनीवाल शामिल हैं, सांसद उनके क्षेत्र के। बाकी जो उनको रिवोक कर लिया गया है उनकी जो सस्पेंशन को इमीडिएट इफेक्ट के साथ में। तो आप देखेंगे 26/4/2024 यानी 26 अप्रैल का उनको निष्कासन हुआ था पिछले साल और अब उनकी वापसी हो गई है। ठीक है, वापसी के बाद कोई और इस पूरे मामले पर बयान अभी तक सामने आया है अरबाज कांग्रेस की तरफ से ही? बातचीत होती रही, कई बार प्रेस वार्ताओं में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से भी बातचीत हुई थी। वो मुझे कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के तैयार नजर नहीं आए थे। उन्होंने कहा था कि जो लोग जा चुके हैं उन्हें जाने दिया जाएगा, हम संगठन को फिर से खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने काफी लोगों को एक तरह से देखा जाए कई मजबूत जो है टीम बना करके जिम्मेदारियां भी बांटती हैं। फिर दोबारा से उसी क्षेत्र में उन पुराने नेताओं की अगर वापसी होती तो एक असमंजस सा मान के चलिए कि क्रिएट हो जाएगा कि किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो अमीन खान की वापसी हुई है, हालांकि 85 साल से ज्यादा की उम्र है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि उन्हें संरक्षक की भूमिका में रखा जाएगा, बाकी जो जिम्मेदारियां हैं वो युवाओं को ही दी जाएंगी। जी ठीक है, लेकिन अरबाज इस समय वापसी होना कांग्रेस में अमीन खान का क्या संकेत है ये, और ये कितने प्लस पॉइंट हो सकते हैं कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस जो है अपने संगठन की मजबूती का साल बना रही है। हाँ। ऐसे में जो असेसमेंट था पार्टी का कहीं ना कहीं उसमें ये चीज भी आगे तक पहुंची थी कि जिन लोगों ने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की लेकिन किसी वजह से वो पार्टी से बिछड़ गए या अलग हो गए, तो उन्हें पार्टी से दूर रखना या उन्हें सजा याफ्ता रखना एक तरह से ठीक नहीं है। तो ये मैसेज भी ऊपर तक था और संगठन उसके समानांतर भी खड़ा कर दिया गया था। दोनों को ही अगर साथ ले लिया जाता तो संगठन की और मजबूत होगी और ऐसा पार्टी का जो संगठन वर्ष है उस थीम को भी ये एक तरह से एक्शन मैच करेगा। तो अब कहीं ना कहीं शुरुआत हुई, हो सकता है कि और भी कई बड़े कद्दावर नेताओं की घर वापसी हो सके जिन्होंने दामन जो है लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी का छोड़ दिया था। बिल्कुल अरबाज, देखिए इस वक्त क्योंकि हम देख रहे हैं सुगबुगाहट जो है वो बहुत तेज है और ऐसे में अमीन खान की वापसी होना, अब देखना होगा कितना असर पड़ेगा। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली उच्च स्तरीय बैठक, आर्मी डे परेड की तैयारियों को लेकर समीक्षा की है। 15 जनवरी 2026 को आयोजित होगी आर्मी डे परेड। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। राजस्थान में पहली बार होने जा रही है परेड। ऐतिहासिक आयोजन को भव्य यादगार बनाया जाए, सभी विभागों को मिलकर प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं।
तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उच्च स्तरीय बैठक ली है, जिसमें आर्मी डे परेड को लेकर ये पहली बैठक ली गई है। आज मुख्यमंत्री की बहुत सी बैठकें आयोजित होनी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में 15 जनवरी 2026 को होगी आर्मी डे परेड। बढ़ते हैं आगे, बीकानेर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर आईजी और संभागीय आयुक्त ऑफिस पर हादसा हुआ है। ऑफिस परिसर में लगे 151 फीट बड़े तिरंगा झंडे का पोल गिरा है। सड़क पर खड़ी मिनी बस पर गिरा पोल। सड़क पर पोल गिरने से मची अफरा तफरी। पोल गिरने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। तो बीकानेर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सड़क पर पोल गिरने से अफरा तफरी मची है। आईजी और संभागीय आयुक्त ऑफिस पर यह हादसा हुआ है। 151 फीट बड़े तिरंगा झंडे का पोल यहां पर गिरा है। सड़क पर खड़ी मिनी बस पर यह पोल गिरा है और सड़क पर पोल गिरने से ये अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालांकि इसमें कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, एक वैन जरूर क्षतिग्रस्त हुई है। सड़क पर खड़ी हुई थी ये मिनी बस, जिस पर अचानक से ये पोल गिर जाता है। विक्रम संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। विक्रम, क्या है ये पूरा मामला कि अचानक से ये हादसा हुआ है संभागीय आयुक्त और आईजी ऑफिस के बाहर? जी देखिए, ये जो संभागीय आयुक्त और आईजी का कार्यालय एक ही बिल्डिंग में चलता है और उसके बाहर एक लॉन बना हुआ है, जहां पूर्व संभागीय आयुक्त जो हैं नीरज के पवन, उनके कार्यकाल में ये एक 151 फीट का यहाँ तिरंगा ध्वज लगाया गया था बड़ा, ताकि लोगों में देशभक्ति की और भावना जग सके। इसी उद्देश्य के साथ इसे लगाया गया था। लेकिन आज जब इस झंडे पर पोल पर झंडा लगाने का काम चल रहा था और इसी दरमियान जो है ये पोल अचानक से धराशायी होकर नीचे सड़क की तरफ गिर गया, जिसके कारण से एक जो मिनी बस है वो इसकी चपेट में आ गई। हालांकि ये अच्छी बात रही कि उस मिनी बस में कोई नहीं था, केवल सड़क पर उसे पार्क किया हुआ था। इस कारण से मिनी बस का जो आगे का हिस्सा है वो डैमेज जरूर हुआ है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन अचानक से ये जो 151 फीट का जो पोल गिरा, उससे काफी जो अफरा तफरी लोगों में मच गई। और क्योंकि ये मेन मुख्य सड़क है तो उसकी वजह से भी यहाँ लोगों का काफी जमावड़ा लग गया और लोगों ने कहा कि अच्छा है कि ये ऑफिस की साइड नहीं गिरा, क्योंकि अगर ऑफिस की साइड गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। जी ठीक है, अभी ये पोल हटा दिया गया है यहाँ से, लेकिन इस तरह के पोल आगे भी हादसों को न्योता दे सकते हैं। क्या इनकी मरम्मत के कोई काम नहीं हो रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो जब ये पोल लगाया गया था तो इसमें कोई ना कोई खामी रही है। मैं लौटती हूँ आपके पास विक्रम, आपके पास लौटती हूँ। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, 1 सितंबर से विधानसभा का सत्र। बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। सत्र से पहले होगी सर्वदलीय बैठक। बड़ी जानकारी, सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। स्पीकर वासुदेव देवनानी की पहल पर यह बैठक होगी। ये जानकारी सामने आ रही है कि 1 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष की पहल पर बैठक होगी। राज्यपाल ने सत्र आहूत करने की अधिसूचना जारी कर दी है। मॉनसून सेशन और 1 सितंबर से शुरुआत होने जा रही है और उससे पहले अधिसूचना जारी कर दी गई है। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक की भी पहल की है। सुधीर संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। सुधीर, मॉनसून सत्र की जो बात चल रही थी, लेकिन अब डेट फाइनल होगी, 1 सितंबर बताया जा रहा है, क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल 1 सितंबर को विधानसभा का सत्र आहूत किया जाएगा और इस सत्र के लिए राज्यपाल ने सत्र आहूत करने के संबंधित जो अधिसूचना है वो जारी कर दी है। और इधर मैं आपको बता दूं, विधानसभा अध्यक्ष ने ये पहल की कि जब भी विधानसभा सत्र आहूत होगा उससे पहले सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें किसी भी तरह के जो भी मुद्दे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के, वो अध्यक्ष के चैम्बर में सर्वदलीय बैठक के दौरान सुलझा लिए जाए, ताकि सदन सुचारू रूप से हो सके। जब इससे पहले बजट सत्र था तब भी ये इस तरह की बैठक हुई थी। तो अब जो 1 सितंबर से जो अब सत्र आ रहा है, इसमें लगभग 1 दर्जन के आसपास विधेयक सदन के अंदर पेश किए जाएंगे और सरकार अपना कामकाज निपटाएगी। जी ठीक है, लेकिन इस बार का विधानसभा सत्र कई मायनों में अहम है, क्योंकि प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो हावी रहे थे।
देखिए, निश्चित रूप से बड़े मुद्दे हैं कि 3 तो ऐसे बिल थे जो पहली बार ऐसा हुआ था जिसमें प्रवर समिति में भेजा गए थे उन बिलों को। वो बिल भी इस बार प्रवर समिति से निकलकर सदन के पटल पर उनको पास कराने के लिए सरकार ला सकती है। इसके अलावा भी जो बिल है, धर्म विरुद्ध अंतरण विधेयक था, वो भी सदन के अंदर चर्चा के बाद पारित हो सकता है। तो इस तरह से करीब करीब 1 दर्जन के बिल ऐसे रहेंगे जो सदन के अंदर पारित किए जाएंगे। जी ठीक है, लेकिन जरा बता सकते हैं कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं वो इस बार रखे जाएंगे इस मॉनसून सत्र में? देखिए, जो मोटे तौर पे अगर इनकी बात की जाए तो जो पानी से जुड़ा हुआ जो एक प्रवर समिति को सौंप दिया गया था वो बिल है। विश्वविद्यालयों के संबंधित जो बिल है वो रखा गया था। उसमें उस बिल को यहाँ सदन के पटल पर रखा जाएगा, पारित करवाया जाएगा। तो इस तरह से जो 3 बिल प्रवर समिति के मुख्य रूप से सौंपे गए थे, और एक धर्म विरुद्ध आचरण का एक बिल था जो लाया गया था कि बिना इच्छा के धर्म परिवर्तन का जो बिल था उसके लाया गया था। उस बिल को भी इस बार पारित किया जा सकता है, वो भी आ सकता है। लेकिन चूंकि जब तक कार्य सलाहकार समिति की बैठक नहीं होती उससे पहले ये बिल्कुल सुधीर, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट्स देने के लिए। कक्षा 5वीं की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक में वीर बाला काली बाई की कहानी को हटाए जाने के विरोध में कांग्रेस के आदिवासी मोर्चे ने डूंगरपुर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया है और पुतला फूंका है। कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए चैप्टर को दोबारा शामिल करने की मांग की है। इस मौके पर आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोंगरा ने कहा है कि पाठ्य पुस्तक से आदिवासी वीर बाला कालीबाई का चैप्टर हटाकर आदिवासी समाज का अपमान किया। कालीबाई की प्रेरक कहानी बच्चों को न केवल भाषा का ज्ञान देती है बल्कि साहस, त्याग और शिक्षा के महत्व की सीख भी देती है। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस के आदिवासी मोर्चे की तरफ से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया है। कक्षा 5वीं की अंग्रेजी की पुस्तक से ये चैप्टर हटाया गया है वीर बाला कालीबाई का, और इसी को लेकर विरोध है। इसे वापस जोड़ने की मांग की जा रही है। आदिवासी समाज की अस्मिता को ठेस पहुंचाया है, ये इनका साफ तौर पर कहना है। मानते हैं हम, और हमारा आदिवासियों का गौरव और मान सम्मान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, ये डबल इंजन की सरकार, आदिवासियों का जो इतिहास है, पहले भी इतिहास खूब सारा हमारा, लेकिन वो अनपढ़ होने के कारण वो हमारा इतिहास छुपाया गया। और अब जो कालीबाई भील का इतिहास जो कांग्रेस पार्टी ने पाठ्यक्रम में शामिल किया था, और इस डबल इंजन की सरकार ने, पर्ची सरकार ने वो पाठ्यक्रम 5वीं की अंग्रेजी की पुस्तक से उसको हटा दिया गया है। तो हम इसको पूरे देश के आदिवासी, स्थान के आदिवासी इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इस डबल इंजन की सरकार और पर्ची सरकार को चेताना चाहते हैं। ये हमारा आदिवासियों का अपमान किया है। आने वाले समय में चुनावों में जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। नागौर के खिंवसर उपखंड मुख्यालय पर अखिल भारतीय किसान सभा ने स्मार्ट मीटर और बिजली के निजीकरण के खिलाफ सहायक अभियंता कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में कई अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। किसान सभा अध्यक्ष चूनाराम पालियाल ने बताया कि पुराने सही चल रहे बिजली मीटर तोड़कर कबाड़ में फेंककर नए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे, जो केवल निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का प्रयास है। तो देखिए, विरोध में कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। खिंवसर सहायक अभियंता कार्यालय पर नाराजगी, विरोध में कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे स्मार्ट मीटर का विरोध यहां पर किया जा रहा है। नागौर के खिंवसर उपखंड मुख्यालय पर अखिल भारतीय किसान सभा ने स्मार्ट मीटर, बिजली के निजीकरण के खिलाफ सहायक अभियंता कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। ये जो संगठन है उनका आज ये धरना प्रदर्शन है और हम विरोध कर रहे हैं पुरजोर कि स्मार्ट मीटर सरकार किस लिए लगा रही है। क्या ये बिजली पैदा करेगा? क्या ट्रिपिंग बंद होगी? पहले से जो लोगों के स्मार्ट मीटर जो मीटर लगे हुए हैं वो सही काम कर रहे हैं, चाहे वो घरेलू हो, चाहे दुकान के हों या एग्रीकल्चर के हों, तो उनको तोड़ करके और ये कबाड़ के अंदर उन मीटरों को फेंक